एक औरत जिसे महज एक छाती के बदले देनी पड़ी थी अपनी जान। औरत होने की चुकानी पड़ी थी उसे सज़ा। जानिए एक ऐसी कहानी जिसमें एक रक्षक ही बना भक्षक। नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पे। आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। क्राइम टेल्स में आज की जो कहानी है वो साल 2016 की है। थोड़ा पुराना कनेक्शन है हमारा इस कहानी के साथ। साल 2016 में जब ये केस सामने आया था तो हम हमारी टीम के साथ मिलकर इस पर रिसर्च कर रहे थे ताकि हमारे क्राइम शो पर हम इसका एक एपिसोड बना सकें, पर कुछ ऐसा कारण हुआ होगा जो अभी याद नहीं कि हम वो केस आप सबको दिखा नहीं पाए थे। आज फिर से ये केस हमारे सामने है और आज हम इस केस की कहानी आपको सुनाना चाहते हैं। गोवा परफ्यूमर केस। क्या है ये केस हम ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारा कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों रिलेटिव्स में शेयर करें और अपना कमेंट भी दें। गोवा परफ्यूमर, ये कहानी है मोनिका घुर्दे की। मोनिका घुर्दे के बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो पता चला शी वॉज़ अ वुमन ऑफ मैनी हैट्स। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें इंस्पायर भी किया था। एक इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे थे हम उनकी पर्सनालिटी से। मोनिका घुर्दे नागपुर से थी और बड़े ही पढ़े लिखे समृद्ध परिवार से बिलोंग करती थी। उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई थी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उन्होंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया था। उसके बाद उनका रुझान फ़ोटोग्राफी में भी गया, तो उन्होंने एक छोटा सा कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स 3 महीने का फ़ोटोग्राफी में भी किया। फ़ोटोग्राफी के डिप्लोमा कोर्स करने के दौरान उनकी मुलाकात अपने फ्यूचर हस्बैंड भरत रामा अमृतम से होती है। भरत उन्हें पसंद आते हैं। भरत को भी मोनिका पसंद आती है और साल 2004 में दोनों ही शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लेते हैं। शादी करने के बाद मोनिका भरत के साथ उनके होम टाउन चेन्नई शिफ्ट हो जाती है और भरत के साथ साथ वो भी एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन जाती है। फ़ोटोग्राफ़ी में उनका रुझान तो होता ही है, लेकिन चूँकि मोनिका को फ्रेग्रेंसेस का बहुत शौक़ था, उन्हें नए नए परफ्यूम, ब्रांडेड परफ्यूम, महंगे परफ्यूम्स का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने अपना रुख इस डायरेक्शन में भी किया। परफ्यूम्स कैसे बनते हैं, अलग फ्रेग्रेंस से दूसरा अलग फ्रेग्रेंस कैसे बनाया जाता है, उनको इन सारी चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी हो रही थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपना प्रोफेशनल डायरेक्शन जो है वो परफ्यूम बनाने के ही फील्ड में करें। उनके हस्बैंड ने भी उनके इस पैशन में अपना योगदान दिया और हस्बैंड का साथ पाकर मोनिका फुल टाइम परफ्यूम इंडस्ट्री में एंटर कर गई। साल 2011 में मोनिका और भरत अब गोवा शिफ्ट हो गए। गोवा में कुछ महीने बिताने के बाद भरत न जाने किस कारण से चेन्नई वापस चले गए। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ था। मोनिका अब अकेली ही गोवा में अपना समय बिता रही थी और अब वो पूरे तरीके से सारा कंसंट्रेशन अपने परफ्यूम बिजनेस पर देना चाहती थी। परफ्यूम्स के बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत जानकारियाँ इकट्ठा की। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए वो इंग्लैंड भी गई। वहाँ जाकर उन्होंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया और उसके बाद दोबारा भारत वापस आ गई। यहाँ गोवा में एमओ लैब्स करके उन्होंने अपनी परफ्यूम की कंपनी खोली। ये पॉइंट मोनिका के लाइफ का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। वो उस दुनिया में कदम रख चुकी थी जो उन्हें बहुत प्यारी थी, खुशबुओं की दुनिया। वो धीरे धीरे करके परफ्यूम्स के बिज़नेस में आगे बढ़ती चली गई। बड़े छोटे हर इन्वेस्टर इनके साथ जुड़ना चाह रहे थे। धीरे धीरे मोनिका का स्टेटस गोवा में एक सेलिब्रिटी से कम नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता है, मोनिका अपने इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनने लग जाती हैं। ऐसे में साल 2016 में वो अपने पुराने फ्लैट से निकल के गोवा के संगोल्डा एरिया में एक नई जगह पर शिफ्ट करती हैं। मोनिका अब पहले से कहीं ज़्यादा व्यस्त रहती थी। कई कई दिन तो वो घर भी नहीं लौटती थी। 5 अक्टूबर 2016 को मोनिका 2-3 दिन के गैप के बाद अपने घर वापस आती हैं
वो अपने पड़ोसियों से थोड़ी बहुत बातचीत करती हैं। पड़ोसियों का आगे चल के कहना होता है कि वो थोड़ी सी परेशान चल रही थी। खैर, शायद बिज़नेस को लेकर थोड़ा स्ट्रेस होगा। उनसे बातचीत के बाद मोनिका अपने फ्लैट पर वापस जाती हैं। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा था। अगली सुबह मोनिका की मेड मोनिका के घर पर पहुंचती है। वो घंटी बजाती है, लेकिन मोनिका दरवाज़ा नहीं खोलती। थोड़ी देर तक तो वो उसका इंतज़ार करती है, लेकिन फिर वो पास के ही एक फ़्लैट में काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ काम निपटा के वो फिर से वापस आती है और मोनिका के घर का दरवाज़ा फिर से खटखटाती है, लेकिन मोनिका इस बार भी जवाब नहीं देती। वो मोनिका के पड़ोसी से पूछती है। मोनिका की पड़ोसी बताती है, कल शाम तो मोनिका दिखी थी, अब अभी पता नहीं क्यों नहीं दरवाज़ा खोल रही है। मोनिका के पड़ोसी मोनिका के भाई, जो कि मुंबई में रहता था, उसे फ़ोन लगाती है। मोनिका का भाई आनंद गुर्दे, वो भी मोनिका को फ़ोन लगाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका फ़ोन नहीं उठाती। क्योंकि मोनिका एक वर्किंग प्रोफेशनल थी, एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, तो मोनिका के भाई को उसका फ़ोन नहीं उठाना या घर पर अवेलेबल नहीं होना किसी तरीके का खतरे का संदेश नहीं लगा। तो उसने मोनिका के पड़ोसी को कहा कि वो कुछ समय बाद फिर से मोनिका को कॉल करने की कोशिश करेगा। 6 अक्टूबर का दिन बीतता है। आती है सुबह 7 अक्टूबर की। मोनिका के पड़ोसी को कुछ संदिग्ध सा लग रहा था। उसके पास मोनिका के फ्लैट की डुप्लीकेट की थी। उसने उस की से मोनिका के फ्लैट को खोला और वो घर के अंदर गई। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब वो मोनिका के बेडरूम में पहुंची तो उसने देखा कि मोनिका की नेकेड डेड बॉडी उसके बेड पर पड़ी हुई थी। उसके दोनों हाथ बेड के कॉर्नर पर बंधे हुए थे। मोनिका की पड़ोसी ये देखकर पैनिक्ड हो जाती हैं और वो तुरंत पुलिस को कॉल करती हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। क्राइम सीन को देखकर ये तो क्लियर था कि कोई भी फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई थी। तो जिसने भी मोनिका के साथ ये सब कुछ किया था वो मोनिका का जानने वाला रहा होगा। और दूसरा, घर में कोई चोरी भी नहीं हुई थी, तो ये मर्डर ज़रूर बदला लेने के लिए की गई थी। खैर, पुलिस बिल्डिंग के गार्ड से पूछताछ करती है। वो बताता है कि उसने मोनिका के फ्लैट में ना किसी को आते देखा, ना वहाँ से किसी को जाते देखा। आखिरी बार अगर उसने किसी को देखा था तो वो मोनिका ही थी। बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी नहीं था, तो पुलिस के पास कोई डिजिटल एविडेंस भी नहीं था। खैर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम में, जो कि प्राइमा फेसी भी साफ था कि मोनिका के साथ रेप हुआ था, ये बात पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में कंफर्म हो जाती है। लेकिन ये बात क्लियर थी कि मोनिका के साथ जिसने भी रेप और उसका मर्डर किया था, उसने उसी रात इस घटना को अंजाम दे दिया था और साफ साफ बिल्डिंग से बाहर निकल गया बिना किसी की नज़र में आए। कौन हो सकता है ऐसा? खैर, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और पुलिस को पता चलता है कि मोनिका का फ़ोन और उसके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स सब गायब हैं। पुलिस उसके फ़ोन को ट्रेस पर लगाती है। इस बीच उन्हें पता चलता है कि मोनिका के डेबिट कार्ड को इस्तेमाल किया गया है। गोवा पुलिस की एक टीम बेंगलुरु के लिए रवाना होती है और बेंगलुरु के उस एटीएम पर पहुंचती है। वहां के सीसीटीवी को खंगालने पर एक चेहरा सामने आता है। ये चेहरा जाना पहचाना था। ये चेहरा था राजकुमार का। राजकुमार एक सिक्योरिटी गार्ड था और वो उसी बिल्डिंग में काम करता था जहां मोनिका पहले रहा करती थी। हालांकि राजकुमार फ़िलहाल तो लापता था। पुलिस उसकी जांच पड़ताल करने के लिए उस बिल्डिंग में पहुंचती है जहां मोनिका पहले रहती थी। राजकुमार के बारे में छानबीन करने के दौरान पुलिस को पता चलता है कि उसकी इमेज कुछ खास अच्छी नहीं थी। मोनिका के साथ तो उसकी बहस हुई ही थी, उसका एक झगड़ा हुआ ही था, लेकिन बिल्डिंग के बाकी लोग भी उस गार्ड से बहुत परेशान थे। बात है कुछ दिनों पुरानी। मोनिका जब उस बिल्डिंग में रहा करती थी तो एक बार उसका एक छाता गायब हो जाता है। उसे यकीन होता है कि वो छाता उस बिल्डिंग में काम करने वाले स्टाफ में से ही किसी ने चुराया है। जब ये बात वो सोसाइटी मेंबर्स को बताती है तो बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों के यहाँ एक तलाशी ली जाती है और वो छाता एक्चुअली में राजकुमार के पास मिलता है। वो छाता तो बस एक कारण बनता है राजकुमार को उस नौकरी से निकालने का। लोग वैसे भी राजकुमार से बहुत परेशान थे। लोगों का कहना था कि वो
उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के साथ बदतमीज़ी किया करता था। उसकी नज़र बहुत अच्छी नहीं थी और वो लोगों की बातें भी नहीं सुनता था। राजकुमार को आखिरकार नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो इस पूरे इंसिडेंट के लिए सिर्फ मोनिका को जिम्मेदार समझता था। वो सोचता था कि मोनिका के कारण उसकी पूरी सोसाइटी में बेइज्जती हुई है, लोगों ने उसे ह्यूमिलिएट किया है। आगे चल के उसने पुलिस को दिए हुए अपने बयान में कहा था कि उसे मोनिका पसंद भी थी। तो ज़रा उसकी मानसिकता को डिकोड करते हैं। वो आते जाते रोज़ मोनिका को देखता था। मोनिका एक बहुत ही सॉलिड पर्सनालिटी की, इंडिपेंडेंट और खूबसूरत दिखने वाली महिला थी। तो सिर्फ चोरी छिपे उसको देखते देखते राजकुमार ने अपने मन में एक दुनिया गढ़ ली थी। मोनिका को लेकर उसने एक फॉल्स नैरेटिव अपने मन में क्रिएट कर लिया था और ये फॉल्स नैरेटिव उस दिन टूट जाता है जिस दिन मोनिका के कारण उसे नौकरी से निकाला जाता है, वो भी ह्यूमिलिएट करके निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें जमा होकर के उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुस्से का रूप ले लेती है और उस गुस्से को वो मोनिका के ऊपर निकाल जाता है। बात है 3 अक्टूबर 2016 की। राजकुमार अब भी मोनिका के लिए वो गुस्सा पाल के बैठा था और इस दिन वो डिसाइड करता है कि वो मोनिका से बदला लेगा। उसने पता कर लिया था कि मोनिका किस बिल्डिंग में रहती है। चोरी छिपे सबकी नज़रों से बचकर वो इस बिल्डिंग में घुस जाता है। वो देखता है कि मोनिका अपने घर पर नहीं है, तो वो उसके आने का इंतज़ार करता है। पता है कैसे? वो उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और वहीं छिपा रहता है। रात होती है, वो नीचे उतरता है, देखता है मोनिका आई कि नहीं आई। देखता है मोनिका नहीं आई है, फिर वो वापस चला जाता है छत पर। ऐसे ही उसने 2 दिन छत पर भूखे प्यासे बिताए और मोनिका का इंतज़ार करता रहा। इस बीच वो थोड़ी थोड़ी देर में उतर के आके ज़रूर चेक करके जाता था कि मोनिका अपने फ्लैट पर पहुंची कि नहीं पहुंची। 5 तारीख की शाम पूरे 2 दिन के गैप के बाद मोनिका अपने घर वापस आती है। जैसा कि उसके पड़ोसियों ने बयान दिया था, मोनिका थोड़ी सी स्ट्रेस थी। घर के अंदर जाने के बाद कुछ ही समय उसने बिताया था कि घर की घंटी बजती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि उसके पुरानी बिल्डिंग का वो सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार चाकू लिए उसके सामने खड़ा था। वो उसे धमकी देता है कि वो बिना कुछ आवाज़ किए उसे घर के अंदर आने दे। मोनिका डर जाती है। वो चाकू की नोक पर घर के अंदर आता है, दरवाज़ा लॉक करता है और मोनिका को उसके बेडरूम में लेकर जाता है। मोनिका उसको कहती है कि मेरे पास जो पैसा है तुम ले लो, मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स भी ले लो, लेकिन मुझे प्लीज़ ज़िंदा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन राजकुमार के मन में तो कुछ और ही था। पैसे लूटकर वो बदला ले सकता था, मार पीट करके वो बदला ले सकता था, लेकिन उसके दिमाग में था शायद मोनिका के गुरूर को तोड़ना। एक कॉम्प्लेक्स्ड पर्सनालिटी का, एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, खूबसूरत औरत के अगेंस्ट अल्टीमेट रिवेंज क्या हो सकता है? सेक्सुअल अब्यूज़। उसने चाकू की नोक पर वही किया। उसने मोनिका के सारे कपड़े उतारे, उसे बेड से बांध दिया और अपने फ़ोन में उसे एडल्ट फिल्म्स दिखाता रहा। फिर उसके बाद उसने उसके साथ ब्रूटल रेप किया। रेप के दर्द से मोनिका बेहोश हो गई। इस बीच राजकुमार ने उसके उठने का इंतज़ार किया। जब वो बहुत देर तक नहीं उठी तो वो उसके किचन की तरफ गया। 2 दिन से वो बंदा भूखा प्यासा छत पर बैठा हुआ था। भूख तो उसे बहुत थी, तो उसने बड़े आराम से उसके किचन में पड़े हुए अंडे उबाले, उसने अपना पेट भर के खाना खाया और उसके बाद दोबारा मोनिका के कमरे में आता है। मोनिका को जब फिर से होश आता है तो वो फिर से उसके साथ वही दरिंदगी करता है। इस बार मोनिका दर्द से चिल्लाने लग जाती है और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए वो तकिए से उसका मुंह यूं दबाता है कि मोनिका दम तोड़ देती है। राजकुमार मोनिका का मोबाइल और 2 डेबिट कार्ड्स लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और उसके बाद बेंगलुरु की तरफ अपना रुख कर लेता है, जहाँ से फाइनली उसकी अरेस्टिंग होती है। साल 2017 में गोवा पुलिस ने मापुसा कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट दायर की। ट्रायल शुरू हुआ,
लेकिन साल 2022 में ट्रायल के दौरान ये बात सामने आई कि राजकुमार जेल में पागलों की तरह हरकतें करता है। ट्रायल को बीच में ही रोक दिया गया और उसका मेंटल इवैल्यूएशन शुरू किया गया। हालांकि इवैल्यूएशन की रिपोर्ट में समझ में आया कि राजकुमार मेंटली बिल्कुल फिट है, बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन फिर भी आज भी वो पागलों जैसी हरकतें करता है। ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, इस केस में अभी न्याय होना बाकी है, जजमेंट आना बाकी है। उम्मीद तो यही करते हैं कि मोनिका को न्याय मिलेगा। मोनिका अगर ज़िंदा होती तो बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी औरतों को अपनी कामयाबी से इंस्पायर कर रही होती। लेकिन अफसोस, उसकी कहानी को क्राइम टेल्स की कहानी बननी थी। इसी थॉट के साथ आज की कहानी हम रैप अप करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, ये कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। 14 साल की बच्ची का पुणे से दादर, दादर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से वापस पुणे तक का सफ़र होता है। इस सफ़र में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी ज़िंदगी से मर्दों का नामो निशान तक मिट जाता है। अब उसकी ज़िंदगी में अगर जगह है तो सिर्फ औरतों की। आखिर क्या होता है इस सफ़र में कि आज उसके इर्द गिर्द एक भी मर्द नहीं? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ क्राइम टेल्स में, सिर्फ हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पर।